वो लोग हॉस्पिटल का रास्ता पूछने के बाद वहाँ से चले गए, लेकिन सुबह तक मैं वहीं बैठा रहा। मैं परी को शहर के हर जगह, हर गली में ढूंढ चुका था, लेकिन परी का कोई भी पता नहीं लगा था। उसके बाद मैं घर चला गया। घर जाने के बाद मुझे एक कॉल आता है, जिसे सुनकर मेरे अंदर एक बादल फटता है। वो कॉल सुनकर मैं अपने सारे होशो हवास खो चुका था। वो कॉल पुलिस का था। वो बोल रहे थे कि आपकी बहन हॉस्पिटल में है, हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ। और मैं 1 मिनट देरी किए बिना वहाँ पहुँच गया। मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचा तो मैंने देखा वहाँ पुलिस की बहुत सारी गाड़ियाँ थी। मैं हॉस्पिटल के अंदर गया और मैंने रिसेप्शन पे पूछा कि परी कौन से रूम में है। उन्होंने मुझसे पूछा आप परी के कौन हैं। मैंने उनसे बोला मैं परी का भाई हूँ। उन्होंने मुझसे बोला मेरे पीछे आओ, और मैं उसके पीछे गया। वहाँ हर जगह पुलिस और मीडिया वाले थे। मैं जैसे ही रूम में गया वहाँ एक कैमरा और कुछ पुलिस वाले थे जो परी का बयान ले रहे थे। मैं जैसे ही अंदर गया, मैं परी की हालत देखकर जैसे मेरा सांस रुक गया। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके हाथ पैरों पर हर जगह कट लगे हुए थे और उसकी एक आंख फूट चुकी थी। उसके सर पर भी बहुत ज़्यादा गहरी चोट थी। उसके पूरे शरीर पर चोट थी और उसका शरीर खून से लथपथ था। जैसे ही मैं परी के पास गया, वो मुझे देखकर रोने लगी और मैं उसकी हालत देखकर जैसे होश में नहीं था। उसके शरीर पर इतनी चोट थी कि खून बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था, और दर्द इतना था अगर वो मुंह से बोलती तो जैसे उसकी जान निकल जाएगी। मैं उसके पास गया। उसने मुझसे बोला भैया दर्द हो रहा है, भैया इतना दर्द हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। भैया मैंने उनका क्या बिगाड़ा था, मेरी क्या गलती थी। वो दर्द में थी। वो रो रो कर मुझसे बोलती रही। भैया मैं उन्हें बार बार रोकती रही, लेकिन वो एक एक कर कर मेरा रेप करते रहे और मुझे मारते रहे। भैया मैं उन्हें रोकती रही, लेकिन वो नहीं रुके। भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाई। वो रो रो कर मुझसे बोलती रही और मेरे पास कोई जवाब नहीं था। फिर डॉक्टर मेरे पास आती है और मुझसे बोलती है आप ज़्यादा बात मत करो, उसे दर्द होगा। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे साइड में बुलाया और डॉक्टर ने जो मुझे बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ, उसके बाद मैं टूट चुका था। डॉक्टर ने मुझे बताया कि उसका रेप हुआ है और ये एक लोग का काम नहीं है, वो 5 अलग अलग लोग थे। वो उसके साथ बार बार रेप करते रहे जब तक उनका मन नहीं भर गया और उसके शरीर के अंदर के कई ऑर्गन्स फट चुके थे। डॉक्टर ने बताया उन्होंने परी के सर पर एक लोहे की रोड से मारा और परी ने भागने की या उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसके मुंह में बियर की बोतल फोड़ दी। डॉक्टर ने बताया कि जो कंडीशन उसकी है उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। ये सुनने के बाद मैं जिंदा मर चुका था। उसके बाद मेरी बहन मुझसे बार बार बोलती रही भैया ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे मत बचाओ, मुझे मार दो। उसे इतना दर्द हो रहा था कि वो अपनी मौत की भीख मांग रही थी। जो कल तक अपने सपनों के लिए इतनी मेहनत कर रही थी, वो आज अपनी मौत की भीख मांग रही है। पुलिस ने मुझे बताया शहर से बाहर जो बड़ा गंदा नाला है, परी उसमें कुछ लोगों को बिना कपड़ों के मिली। उसके पास बहुत सारे चूहे लगे हुए थे जो उसके जख्मों को किरोद रहे थे। इसकी हालत इतनी बुरी थी कि लोगों को लगा ये मर चुकी है, लेकिन जब उन्होंने हमें यानी पुलिस को बुलाया तो हमने देखा कि वो जिंदा है। उसके बाद हम जल्दी उसे हॉस्पिटल लेके आए। ये सुनकर मैं बहुत रोया और पुलिस वाले मुझे दिलासा दे रहे थे
कि आप टेंशन मत लो, हम मुजरिम को ढूंढ लेंगे और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। इतना बोलने के बाद पुलिस वहाँ से चली गई और मैं परी के पास चला गया। डॉक्टर ने दर्द की वजह से उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया था। इंजेक्शन देने के बाद वो सो गई। मैं बाहर जाकर ऊपर वाले से बस एक ही दुआ मांग रहा था कि उसे ठीक कर दे, उसे ठीक कर दे। उसके अलावा कोई नहीं है मेरा, वही एक सहारा है मेरा। ऊपर वाले उसे ठीक कर दे। उसके बाद मैंने परी की चिल्लाने की आवाज़ सुनी। मैं जैसे ही ऊपर गया तो मैंने परी को चिल्लाते हुए देखा। हाँ, परी को दर्द इतना था कि नींद का इंजेक्शन भी उसे कोई काम नहीं कर रहा था। उसकी हालत अब पहले से ज़्यादा ख़राब थी। परी को इतना ज़्यादा दर्द था कि दर्द की वजह से वो बहुत ज़्यादा तड़प रही थी। डॉक्टर और बाकी सब उसको ठीक करने में लगे हुए थे, लेकिन दर्द इतना ज़्यादा था कि दवा और इंजेक्शन उसको कोई असर ही नहीं कर रहा था। लेकिन उस दर्द होने के बाद भी परी की आवाज़ आती है, भैया। मैं उसके पास जाता हूँ। वो मेरा हाथ पकड़कर दर्द से कराहती हुई कहती है, वो बोलती है, भैया मेरी एक आखिरी इच्छा है। मैं उससे बोलता हूँ, नहीं परी, ऐसा मत बोल, तू ठीक हो जाएगी। वो बोलती है, नहीं भैया, मेरी एक आखिरी इच्छा है, मेरे जाने के बाद उसे पूरी कर दो। वो बोलती है, भैया मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, उन्हें छोड़ना मत। जिसने मेरी ये हालत की है उनको भी ऐसा ही दर्द देना जैसा दर्द मुझे मिल रहा है। उन्हें भी ऐसे ही तड़पाना जैसे मैं तड़प रही हूँ। मैं बोलता हूँ, परी तू टेंशन मत ले, तू ठीक हो जाएगी। मैंने इतना बोला ही था। उसके बाद अचानक से परी की सांस रुक गई, सब खत्म हो गया। मैं अब बिल्कुल अकेला था, कोई नहीं था मेरे साथ। मेरा आखिरी सहारा वो भी जा चुका था। परी जा चुकी थी। उसकी वो आखिरी मुस्कान मुझे याद आती रही। मैं फिर से अकेला हो चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बार 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 परी के वो आखिरी शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे कि भैया छोड़ना मत उन्हें। और मैं पागल हो रहा था। फिर मुझे एक कॉल आती है कि हमने उन्हें पकड़ लिया है। मेरे अंदर बदले की आग लग रही थी, गुस्सा था। ये सुनने के बाद मैं पुलिस स्टेशन गया। मैं वहाँ पहुँचने के बाद उनका इंतजार करता रहा और मेरे अंदर इतना गुस्सा था कि उन्हें देखते ही मर्डर करने का मन था। लेकिन वहाँ मुझे पुलिस वालों ने संभाला कि कानून अपने हाथों में मत लो, कानून उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। उसके बाद मैं थोड़ा शांत होता हूँ। फिर वो टाइम आता है जब वो लोग मेरे सामने आते हैं जिसने मेरी प्यारी सी बहन को मारा था। उन्हें देखने के बाद मैं शॉक हो गया था। उन्हें देखकर जैसे मेरे अंदर एक बादल फट गया था। ये वही 5 लोग थे जब उस रात जब मैं परी को ढूंढ रहा था, तब ये 5 लोग मुझे मिले थे। मेरे पास रुककर हॉस्पिटल का रास्ता पूछ रहे थे और मैंने इन लोगों की हेल्प की थी। उन्हें देखने के बाद मेरे अंदर जैसे उनकी हेल्प करने का पछतावा हो गया था कि काश मुझे उस रात पता होता कि ये वही लोग हैं, कि काश मैं इन लोगों की हेल्प ना करता, कि काश मुझे अगर पता होता तो मैं इन लोगों को वहीं मार देता। और ये पछतावे के बाद मैं वहीं पुलिस स्टेशन में चिल्लाने लगा। मुझे पुलिस वालों ने संभाला और मुझे दिलासा दिया कि परेशान मत हो, इन्हें कानून कड़ी से कड़ी सजा देगा। सब कुछ फॉर्मेलिटी पूरे करने के बाद मैं अपने घर आ गया। घर आने के बाद मैं उस दिन का इंतज़ार करता रहा कि जिस दिन कोर्ट उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देगी। मैं घर आने के बाद थोड़ा शांत था कि अब कानून उन्हें सजा देगा। फिर वो दिन आता है जब उन्हें सज़ा मिलेगी और मैं कोर्ट गया। सबको इंतज़ार था कि क्या होगा। अब फिर वो टाइम आता है जिसको सबका इंतज़ार था और मुझे भी। फिर जज अपना फैसला सुनाता है और फैसला ऐसा जिससे सबके
होश उड़ चुके थे। उनमें से एक का बाप बहुत बड़ा नेता था जिसने उन्हें बचा लिया था और कोर्ट ने उन्हें दोषी ना ठहराते हुए उन्हें रिहा कर दिया था। मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। मेरी आंखों के सामने मेरी बहन के कातिल बेगुनाह साबित हो गए थे और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं कोर्ट में हाथ जोड़कर जज से गुजारिश करता रहा, लेकिन ये वो जगह थी जहाँ गरीब की नहीं सुनी जाती। मैं कई दिनों तक कोर्ट के चक्कर लगाता रहा, लेकिन मेरी वहाँ एक भी नहीं चली। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, लेकिन मेरे अंदर गुस्सा था। मुझे याद था मेरी बहन ने मुझसे क्या बोला था। क्या हुआ अगर कानून के हाथ बंधे हुए हैं? मेरे हाथ तो बंधे हुए नहीं हैं। मैंने सोच लिया था मैं लूँगा अपनी बहन का बदला, और उसी दिन के बाद मैं वहाँ से गायब हो गया। उस दिन के बाद मैंने उनकी एक्टिविटी पे ध्यान दिया, उनका पीछा किया। मैंने सब देखा, क्या वो करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ जाते हैं। मैंने हर वो चीज़ देखी जो वो करते हैं। मैंने नोटिस किया कि हर हफ्ते वो शहर से बाहर जाते हैं जहाँ उनका फार्म हाउस था। वो अपने फार्म हाउस पर हर हफ्ते पार्टी करते थे और खाना और दारू वो डिलीवरी से मंगाते थे। तो मैंने वहाँ काम किया जहाँ से वो खाना मंगाते थे, और मैंने इंतज़ार किया सही वक्त आने पर मैंने उनके खाने में नशे की दवाई मिला दी और इंतज़ार किया। जैसे ही उन्होंने पार्टी करना स्टार्ट की और दारू पी और खाना खाया, धीरे धीरे दवा का असर होना शुरू हुआ और वो सारे बेहोश हो गए। जब वो सारे होश में नहीं थे तो मैंने सही मौका देखकर उनके फार्म हाउस में घुस गया। जैसे ही मैं अंदर गया तो वो पांचों बेहोश थे और मैंने मौका देखकर उन पांचों को अलग अलग कुर्सी से लोहे के तारों से बांध दिया और हर जगह पेट्रोल छिड़क दिया। फिर मैंने उन्हें वही दर्द दिया जो उन्होंने मेरी बहन को दिया था। उतना ही दर्द दिया जितना मेरी बहन को इन्होंने दिया था। उतना ही तड़पाया जितना इन्होंने मेरी बहन को तड़पाया था। सबसे पहला काम जो मैंने उनके साथ, उनको कुर्सी से बांधकर उनके पैरों की और हाथों की सारी उंगलियां काट दी और इंतजार किया उनके होश में आने का। फिर वो धीरे धीरे सारे होश में आते हैं। होश में आते ही उन्हें दर्द हुआ और जैसे ही उन्हें दर्द हुआ वो मुझे सामने देखते हैं और उन्होंने मुझे उल्टा सीधा बोलना शुरू किया। वही अमीरों वाली धमकी, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम तुझे देख लेंगे, हम तेरे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, काफ़ी बुरा बुरा। मौत के मुंह में बैठे थे, लेकिन अकड़ अब भी वही थी और मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। बस मेरा काम क्या था, उनकी कटी उंगलियों पर पेट्रोल छिड़कता रहा और वो तड़पते रहे। जब उनकी सारी शक्ति खत्म हो गई, उन्होंने बोला, भाई दर्द हो रहा है, छोड़ दे, जाने दे, कौन है तू? ये सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे और मैं ये सुनने के बाद बहुत तेज तेज हंसने लगा। मैंने उनसे बोला, ऐसे ही तड़पी थी ना मेरी बहन भी, लेकिन तुमने क्या किया? छोड़ा उसे, मार दिया मेरी बहन को। उसके बाद वो बोलते रहे, छोड़ दे भाई, गलती हो गई, हम तुझसे भीख मांग रहे हैं, हम अपनी गलती कबूल कर लेंगे, हम पुलिस स्टेशन में चले जाएंगे, छोड़ दे हमें, हम अपना गुनाह कबूल कर लेंगे। और मैंने बोला, कौन सी पुलिस, कौन सा कानून? जिस कानून ने तुम्हें बाइज्जत बरी कर दिया, वो कानून तुम्हें सजा देगा? नहीं, सजा मैं तुम्हें आज दूंगा। उसके बाद मैंने वहाँ हर तरफ आग लगा दी और उन्हें वहाँ जलने के लिए छोड़ दिया। वो चिल्लाते रहे, तड़पते रहे, लेकिन मैंने उन्हें पलट कर भी नहीं देखा। मेरी बहन का बदला पूरा हो चुका था। उसके बाद मैं अकेला था। मैं रोता रहा, तड़पता रहा। मेरी बहन का बदला पूरा हो चुका था। कोई फायदा नहीं था अब जीने का मेरी इस दुनिया में। मैं आखिरी शब्द बोलता रहा, कर दिया मैंने अपनी बहन का बदला पूरा,
कर दिया परी, कर दिया परी तेरा बदला पूरा, तड़पा दिया परी तेरे मुजलिमों को जैसे तू तड़पी थी। उसके बाद मैंने खुद को फांसी लगा ली, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था इस दुनिया में जीने का। जिसके लिए मैं जी रहा था वो जा चुकी थी।